नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 यानी संस्कृत का 8वीं क्लास का एकादश है पाठ है 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा। अवरोध यानी विरोध, रुकावटें, बाधा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्राय स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित हैं। स्मरणीय यानी याद रखने योग्य और अनुकरणीय यानी अनुकरण करने योग्य। शिरोमणि मतलब जो सर्वोपरि हैं। अब शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित यानी ऊपर जो चित्र बनाया गया है ये इसको ध्यान से देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला यानी विद्यालय का है। इयम सामान्य पाठशालाया न अस्ति, इयम मतलब यह, सामान्य यानी साधारण, पाठशाला विद्यालय नास्ति नहीं है, यह सामान्य यानी साधारण विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, इयम अस्ति मतलब यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र का, प्रथमा पहला, कन्या पाठशाला या लड़कियों का विद्यालय, यह महाराष्ट्र का लड़कियों का पहला विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती ही, एका एक शिक्षिका अध्यापिका, गृहात् घर से, पुस्तकानि पुस्तक, आदाय लेकर, चलती है, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, कश्चित् कोई, तस्या उनके, ऊपरी ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित् कोई, च और, प्रस्तरखण्डान् पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकता है, मार्गे मार्ग में, रास्ते में कोई उन पर धूल फेंकता है, तो धूल यानी मिट्टी फेंकता है, और कोई उन पर पत्थर के टुकड़े फेंकता है। देखो इस चित्र में दिखाया गया है, ये धूल मिट्टी फेंक रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे हैं, लड़कियां। परम सा सुदृढ़ निश्चत न विचलती, परम लेकिन सा वह, सव अपने, दृढ़ निश्चय से, न नहीं, विचलती विचलित होती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। जैसे कोई उन पे धूल मिट्टी फेंक रहा है, कोई उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है, वो अपने दृढ़ निश्चय यानी जो उन्होंने मन में सोच लिया है उसको पूरा कर रही है, उससे हट नहीं रही, अपने रास्ते से सीधे अपने स्कूल जा रही हैं। सविद्यालये कन्या भी सविनोदनम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। सव विद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं के, मनोविदनम मनोरंजन के साथ यानी हंसी मजाक के साथ, आलपंती बातें करती हुई, सा वह यानी सावित्रीबाई फुले अध्यापने पढ़ने में संलग्ना लग जाती हैं। अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक की बातें करते हुए सावित्रीबाई फुले अध्यापन में पढ़ाई करने में लग जाती हैं, यानी उनको पढ़ाने लगती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तस्या उनका, स्वकीयम अपना, अध्ययनमपि स्वकीयम अपना कार्य, अध्ययन का यानी सहैव साथ साथ, प्रचलित चलता है, उनका अपना पढ़ने का काम भी साथ साथ चलता है, यानी वो स्कूल में लड़कियों को तो पढ़ाती हैं, साथ में वो खुद भी पढ़ती हैं। केयम महिला, ये महिला कौन है? अस्य
योइमिमां महिलां जानीत। क्या आप इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयमेव यही हैं महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका यानी प्रथम पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नामधेय, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है। यानी महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ, यानी वो पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्या माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी हैं। 9 वर्ष देशीय सह ज्योतिबा फुले महोदयन प्रणीता। 9 वर्ष यानी जब वो 9 साल की हुई तब उन्होंने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ शादी के बंधन में बंध गई, यानी उनके ज्योतिबा फुले के साथ शादी हो गई। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। वह भी उस समय 13 यानी 13 साल के ही थे। वह यानी ज्योतिबा फुले महोदय। यतो हि सा स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसीत्। ज्योतिबा फुले भी स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषाय उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा और अधिक प्रबल हो गई, जागृत हो गई, यानी वो भी आगे पढ़ना चाहती थी। और जो ये ज्योतिबा फुले थे, यानी जिसके साथ इन्होंने शादी की थी, वो भी स्त्रियों को आगे पढ़ाने के समर्थन में थे। तो इनके मन में भी पढ़ने की इच्छा और अधिक जाग गई कि अब ये भी और ज़्यादा आगे पढ़ पाएंगी। इतः परम सा साग्रहम आलंग भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इतः इसके बाद वे भी साग्रह यानी मन से आग्रह के साथ आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में लग गई, या अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी उन्होंने किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा फुले ने मिलकर लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। यानी 1848 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले महोदय यानी उनके पति ने, इन दोनों ने मिलकर लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तयः अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में सन 1851 में अस्पृश्यत्वात् यानी अनुसूचित जाति के तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय शुरू किया। यानी 1848 ईस्वी में तो उन्होंने प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया था लड़कियों का, और उसके 3 वर्ष बाद यानी 1851 ईस्वी में जो जिनको अछूत मानते थे, तिरस्कृत समाज जिनका अपमान करता था, जिन अनुसूचित जनजातियों से छुआछूत करता था, उस समुदाय की लड़कियों के लिए इन्होंने 1851 ईस्वी में अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। समाज की जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो बुराइयाँ थी, उनका सावित्रीबाई ने मुखर यानी
मुखरम यानी प्रबल विरोध किया। विद्वानां शिरोमुण्डस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलित्वा। विधवाओं के सिर मुंडन की प्रथा से छुटकारा पाने के लिए वे साक्षात यानी स्वयं प्रत्यक्ष जाकर नापितै यानी नाइयों से मिलित्वा मिली। पहले जिस स्त्री का पति मर जाता था उस स्त्री के सारे बाल काट दिए जाते थे, यानी उसका सिर मुंडन कर दिया जाता था। इस प्रथा से छुटकारा पाने के लिए सावित्रीबाई फुले खुद जाकर नाइयों से मिली, यानी जो बाल काटते थे उनसे, और उन्होंने मिलकर उनसे प्रण लिया कि आप आगे से जो भी विधवा स्त्री होंगी उनके बाल नहीं काटेंगे, और इसमें नाइयों ने उनका साथ दिया और इस प्रथा से दूर हट गए। विद्वानां शिरोमुण्डस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलित्वा। विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन की कुप्रथा के बारे में वे साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्या रूढ़िदां सहभागिताम् अत्यजत्। जिसके परिणाम स्वरूप फलतः यानी जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी नाई इस रूढ़ि में सहभागी नहीं होना चाहता था, यानी उन्होंने सावित्रीबाई फुले का साथ दिया और बाल काटने बंद कर दिए। एकदा सावित्र्यां मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षाः। एक बार सावित्रीबाई ने मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा यत् की कूपम कुएं के निक्षा निकट शीर्ण वस्त्रतः फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथाकथित निम्न जाति की काश्चित कोई नारियां स्त्रियां जल पातुम पीने के लिए याचना समय कर रही हैं। एक बार सावित्री ने रास्ते में जाते हुए देखा कि कुएं के नजदीक फटे पुराने वस्त्र पहने तथाकथित निम्न जाति की स्त्रियां पानी पीने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, यानी पीने के लिए पानी मांग रही हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते। और जो उच्च वर्ग की यानी ऊंची जाति की जो स्त्रियां थी वो उनका उपहासम यानी मजाक उड़ा रही थी। कूपात जलोद्धरणम अवार्यत। वे कुएं के जल को उनको पीने नहीं दे रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी। जो ऊंचे वर्ग वाली जो स्त्रियां थी वो निम्न जाति की स्त्रियों का मजाक उड़ा रही थी, उन्हें पानी पीने के लिए भी नहीं दे रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री एतत् इस अपमान को सोढुम न शक्नोत सहन नहीं कर सकी। सावित्रीबाई इस अपमान को सहन नहीं कर सकी कि निम्न जातियों की स्त्रियां पानी के लिए याचना कर रही हैं और उच्च वर्ग वाली पानी तो उनको पीने के लिए दे ही नहीं रही और उनका मजाक उड़ा रही हैं। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवात्। सा वह यानी सावित्रीबाई फुले ता उन स्त्रियों को यानी निम्न जाति की स्त्रियों को निजगृहम अपने घर नीतवान ले आई। सावित्रीबाई फुले उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत्। तड़ाग को दिखाकर बोली च यत् यथेष्टम जलम नयत। जितनी आवश्यकता हो उतना जल यानी पानी ले लीजिए। सार्वजनिको अयम तड़ाग। यह तालाब सार्वजनिक है। यह तालाब सार्वजनिक है, यानी यह तालाब सबका है, इसमें यह नहीं है कि ये उच्च वर्ग का है ये निम्न वर्ग का है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इससे जल लेने में यानी इस तड़ाग से जल ग्रहण करने में नास्ति नहीं है जाति बंधनम। इस तालाब से पानी लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित है। वे तया वह मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता यानी आज़ादी के पक्ष में हमेशा समर्थ थी, तैयार थी। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीन संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या
प्रतिबंधक गृह, इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना फूले दंपत्ति ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। यानी महिला सेवा सदन और शिशु हत्या पर को रोकने के लिए ये जो 2 संस्थाएं थी इसमें फूले दंपत्ति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधि अपि सावित्री अतीव सक्रियः आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत अधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य, इस मंडल का यानी ये जो मंडल है इसका उद्देश्य आसित था उत्पीड़ितानां यानी उत्पीड़ित जिनका शोषण हो रहा था उस समुदाय के लोगों को स्वाधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था। यानी इस मंडल का प्रमुख उद्देश्य उत्पीड़ित समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था। सावित्री अनेका संस्थाया प्रकाशन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं को अपने प्रकाशन कौशल के बल पर चलाती थी, यानी उनका संचालन करती थी। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां आश्रयताम् अविचरतम् च सेवाम् अकरोत्। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय और प्लेग के समय पीड़ित लोगों की अविश्रांतम बिना रुके और बिना थके वो सेवा करती थी। सहायता सामग्री व्यवस्था वही सर्वदा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था वो हमेशा करती रहती थी, यानी करती थी। महारोग प्रसारण काले सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1857 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महारोग प्रसारण यानी जो महामारी फैली थी उसमें लोगों की सेवा करते हुए वे खुद भी स्वयं यानी खुद भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में उनका भी निधन हो गया, यानी वो उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य की रचना में भी सावित्री महान थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम यानी 2 वर्तते हैं। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। उनके काव्य संकलन में भी उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानं गहन अवबोधना सावित्री महोदयाः जीवन चरितम अवश्यम अध्ययन। महिलाओं के उत्थान यानी प्रगति का देश में अगर महिलाओं की उन्नति के बारे में, उत्थान के बारे में गहन अध्ययन किया जाए तो उसमें सावित्री महोदय के जीवन का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। तो अब ये लेसन संपूर्ण हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।